Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस या समघात रैखिक समीकरण किस तरह के होते हैं। तो ये आप इक्वेशंस देखिए, a11 x1 plus a12 x2 and so on up to a1n xn is equal to 0, ये पहली इक्वेशन है। then a21 x1 plus a22 x2 up to a2n xn is equal to 0, this is the second equation। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, am1 x1 plus am2 x2 and so on up to amn xn is equal to 0। तो ये हमारे पास टोटल m इक्वेशंस हो गई इन n अननोन्स, जो कि x1, x2 एंड xn है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। इसको लीनियर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ये जो अननोन्स हैं x1, x2 एंड xn, सबकी डिग्री 1 है। कहीं भी x1 स्क्वायर या x2 क्यूब इस तरह की टर्म नहीं आ रही है। जो भी है ये अननोन्स x1, x2 हो चाहे xn हो, सबकी डिग्री 1 है, इसलिए दीज आर लीनियर इक्वेशंस। और ये होमोजीनियस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इक्वेशन में आप कोई से भी इक्वेशन इस सिस्टम की ले लें, हर इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम है, दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए ये सिस्टम कहलाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम को हम सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सिस्टम हमने लिखा है, इसमें से आप कोफिशिएंट्स ले लीजिए। यहाँ से हम कोफिशिएंट्स लेंगे a11, a12 अप टू a1n, then a21, a22, a2n इस यहाँ से, एंड am1, am2, amn, इनको लेते हुए ये जो मैट्रिक्स फॉर्म की है इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स a हमारे पास आई है, ये कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स या गुणांक मैट्रिक्स। इन इक्वेशंस में हमारे पास n अननोन्स थे, x1, x2 अप टू xn। तो ये जो इन अननोन्स को लेके मैट्रिक्स बनाई हुई है, ये कहलाती है, इसको मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स कहते हैं, और इसको x से हम डिनोट करते हैं। तो ये है आपकी अज्ञात राशियों की मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। राइट हैंड साइड पे हर एक इक्वेशन में 0 आ रहा था, तो ये हमारे पास जीरोस को लेके जो मैट्रिक्स बनाई हुई है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द 0 मैट्रिक्स। और ये आपकी m/1 नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स होगी, जिसमें m रोज होंगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास m इक्वेशंस अवेलेबल थी, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक 0 आएगा, तो m रोज होंगी और एक कॉलम होगा। सो दिस इज m/1 0 मैट्रिक्स। अब देखिए, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर आपको दे रखा हो, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है कंसिस्टेंट या संगत, अगर आप उसका हल निकाल सकें। देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। जो हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने कंसिडर किया था, उसमें अगर आप हर अननोन की वैल्यू 0 के बराबर ले लेते हैं, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड xn इज इक्वल टू 0। सभी अननोन्स की वैल्यू को अगर आप 0 के बराबर लेते हैं, तो हर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, तो हर इक्वेशन इन वैल्यूज से सेटिस्फाई होगी। तो ये क्योंकि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यूज, इसलिए दिस विल बी अ सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक हल होगा। और जैसे ही आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई हल मिले, तो वो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम था ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस,
दिस इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये हमेशा इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड xn इज इक्वल टू 0, ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन या ज़ीरो सॉल्यूशन। इसे हम शून्य हल या निरर्थक हल कहते हैं। इसके अलावा अगर सिस्टम का कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या अशून्य हल। अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसके सॉल्यूशंस किस तरह से निकलेंगे। तो ये हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में Ax इज इक्वल टू 0 से डिनोट कर रखा है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस इन n अननोन्स। इसमें हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को A से डिनोट करते हैं, तो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। इसे हम रो A से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और अगर ये रैंक R के बराबर है तो दिस सिस्टम विल हैव n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। देखिए, पहला केस है अगर m इज इक्वल टू n है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, एंड साथ में r इज इक्वल टू n, दैट मीन्स रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू n। अब रैंक इसका n के बराबर है, दैट मीन्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं इसमें n नॉन ज़ीरो रोज होंगी। n नॉन ज़ीरो रोज होंगी, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a आप निकालेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n है, तो शून्य हल ही एकमात्र हल होगा। The trivial solution will be the only solution of the given system of homogeneous linear equations. अगर R less than n है, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने निकाला, ये अगर लेस देन n आ रहा है तो n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकलेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में हो जाएगा इनफाइनाइट। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है, उसमें से n माइनस आर सॉल्यूशंस जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी डिपेंडेंट रहेंगे। अब अगर m लेस देन n है, m लेस देन n होने का मतलब है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस केस में आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो r विल बी लेस देन और इक्वल टू m, और m को हम कह रहे हैं कि दिस इज लेस देन n, तो r एक्चुअली लेस देन n हो जाएगा। r लेस देन n होते ही इसी तरह की सिचुएशन हो जाएगी, r लेस देन n। तो r लेस देन n के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए जब m लेस देन n है, इस केस में भी number of solutions will be infinite. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि अगर आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये देखिए, ये आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे रखा है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट्स लेते हुए। तो आप देखिए फर्स्ट रो मैट्रिक्स की बनेगी, यहाँ से कोफिशिएंट्स 1, 1 एंड 1, ये आपकी फर्स्ट रो आ गई। फिर सेकंड रो यहाँ से आएगी 2, -4 एंड 3, दिस इज द सेकंड रो। एंड थर्ड रो के लिए ये 1, -2 एंड 1, ये आपकी थर्ड रो हो गई। ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गई क्योंकि यहाँ अननोन्स x, y एंड z थे, और ये आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रो रैंक निकालने का मेथड देखा था, उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो रो रैंक निकालने के लिए जैसे आप फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1
और इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के हिसाब से रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे, वही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पहला डायगोनल एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 1 बनाने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1। तो R2 सेकेंड रो में से 2 टाइम्स फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए, R2 माइनस 2R1, उससे ये आपकी सेकेंड रो आई, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है हमें, एंड R3 माइनस R1 किया तो ये आपकी थर्ड रो आ गई। बाकी की ये दो मैट्रिसेस एज सच रहेंगी। अब ये सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सेकेंड रो R2 को -6 से डिवाइड करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन करने के हिसाब से ये थर्ड रो में यहाँ -3 आ रहा है, इसे भी हम R3 को -3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपकी सिंप्लीफाई होके इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी, इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज़ आपको मिल रही हैं। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन करें तो किसी भी रो को ज़ीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हमेशा रहेंगी, इसलिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पर रैंक 3 है, इसलिए डिटर्मिनेंट A विल बी नॉट इक्वल टू 0। रैंक 3 तभी पॉसिबल है जब दिस डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ट्रिवियल सॉल्यूशन विल बी द ओनली सॉल्यूशन। जब डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो होता है तो ये जो शून्य हल है x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, यही आपका एकमात्र हल होता है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखा था, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है, जहाँ x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, यहाँ सिर्फ आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। तो जिस तरह से आप रो रैंक निकालने के लिए प्रोसीड करते थे, उसी टाइप से रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, 4 इक्वेशंस हैं इन 3 अननोन्स x, y, z, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गई आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 4 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो ये 4/3 मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गई, 3 अननोन्स हैं x, y, z, तो 3/1 मैट्रिक्स होगी। अब 4/3 मैट्रिक्स को 3/1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4/1 मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो 0 मैट्रिक्स आ रही है, ये 4/1 मैट्रिक्स होगी। अब जिस तरह से आप रो रैंक निकालने के लिए प्रोसीड करते थे, उसी टाइप से आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि ये जो पहला डायगोनल एलिमेंट है, इसे हमें 1 बनाना है। अब सेकेंड रो में यहाँ 1 अवेलेबल है, तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड रोज को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसी हिसाब से किया है कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आपको 1 मिल जाए, R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रोज को इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, बाकी की ये जो दोनों रोज हैं इनमें कोई चेंज नहीं है, और ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड 0 मैट्रिक्स भी एज सच रहेंगी। नेक्स्ट हमें ट्रांसफॉर्मेशंस इस हिसाब से करने हैं कि ये जो एलिमेंट आपने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनाया है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बन जाएं। तो हम R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1 एंड R4 माइनस 5R1 करें तो ये आपके एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे।
तो इसी हिसाब से ये अगले ट्रांसफॉर्मेशंस हमने किए हैं ताकि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएं। तो अब आप देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, ये R2 माइनस 2R1 करने से रो ट्रांसफॉर्म हुई, देन R3 माइनस 3R1 करने से ये रो आई, एंड R4 माइनस 5R1 करने से आपको ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स मिल गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड रो में से -5 को और फोर्थ रो में से -6 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये हमने अगले रो ट्रांसफॉर्मेशंस नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए किए हैं। R2 एंड R3 को -5 से एंड R4 को -6 से डिवाइड किया है। अब डिवाइड करने के बाद ये जो आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रोज थी ये सिंप्लीफाई हो गई हैं। सिंप्लीफाई होने के बाद ये डायगोनल एलिमेंट भी 1 बन चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रोज आपकी आइडेंटिकल आ गई हैं। तो आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए R3 माइनस R2 कर दें एंड R4 माइनस R2 कर दें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगले ट्रांसफॉर्मेशंस R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2 के लिए अब हम प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए R3 एंड R4 में से R2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों रोज 0 बन गई हैं और ये आपकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आ गई है। अब ये जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है इसमें अब 2 रोज तो 0 हो गई हैं, इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज रह गई हैं और किसी रो को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज हैं। अब रैंक इज इक्वल टू 2 आ गया है तो इस सिस्टम के n माइनस r, n होता है नंबर ऑफ अननोन्स, इसमें से आप रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को घटा दीजिए। तो यहाँ 3 अननोन्स थे x y z, इसमें से 2 घटाया तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इस सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए ये जो आपको ऊपर मैट्रिक्स दी हुई है इससे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये रिड्यूस होके सिर्फ 2 ही इक्वेशंस रह जाती हैं क्योंकि ये 2 रोज आपकी 0 बन चुकी हैं। तो आप इस रो को इस एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ रही है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 0x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशंस 2 ही हैं और अननोन्स 3 हैं, इसलिए एक अननोन को आप आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी एक अननोन एक्स वाई जेड में से आप ले लीजिए, उसको आर्बिट्ररी वैल्यू स्वेच्छ मान आप दे सकते हैं। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे अपने को मिलेगा y इज इक्वल टू जेड और इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा माइनस 2y प्लस जेड। अब यहाँ y इज इक्वल टू जेड ये निकल चुका है, यहाँ y इज इक्वल टू जेड आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड, या हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल को हम आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर x को हम आर्बिट्ररी वैल्यू कोई सी भी वैल्यू k दे देते हैं, अब x को अगर आप k ले लेते हैं तो यहाँ से आपके पास x को k लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस k के बराबर, और z क्योंकि y के बराबर है तो y की वैल्यू भी हो जाएगी माइनस के, तो y एंड z दोनों की वैल्यू हो गई इक्वल टू माइनस के। इसलिए सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू माइनस के एंड z इज इक्वल टू माइनस के। अब क्योंकि k को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, आप k को 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को हम k को आप वैल्यू 1 दे दें
तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। बाकी जो सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सब इसी के मल्टीपल्स होंगे, इसलिए इस पर डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन्फिनिट है हालांकि, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, क्योंकि यहाँ 4 अननोन्स थे, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और ये अपनी ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के हिसाब से हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। R2 माइनस R1, R3 माइनस 4R1 एंड R4 माइनस 5R1। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। R2 माइनस R1 करने से ये आया, R3 माइनस 4R1 करने से ये थर्ड रो, एंड R4 माइनस 5R1 करने से आपको फोर्थ रो ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से मिल गई है। अब यूजुअली हम इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के लिए प्रोसीड करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए खास बात ये है कि ये जो सेकंड रो है एज सच इसके मल्टीपल्स ही आपको थर्ड एंड फोर्थ रो में मिल रहे हैं हर जगह। तो हम डायरेक्टली R3 माइनस 3R2 एंड R4 माइनस R2 कर दें, तो देखिए ये जो आपकी थर्ड रो थी, सेकंड रो के एलिमेंट्स का 3 टाइम्स यहाँ आ रहा था, तो जब आप R3 माइनस 3R2 करेंगे तो ये एलिमेंट सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और ये आपकी सेकंड रो एंड फोर्थ रो आइडेंटिकल थी, तो R4 माइनस R2 करेंगे तो ये सीधे ही आपको ज़ीरो मिल जाएगी पूरी रो। अब फर्दर रो ट्रांसफॉर्मेशन करके और किसी रो को ज़ीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में 2 नॉन ज़ीरो रोज क्योंकि अवेलेबल हैं, इसलिए रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर 2 के बराबर है। इसलिए इस सिस्टम के n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो n अननोन्स, यहाँ 4 अननोन्स हैं, और r रैंक अभी हमने निकाला है 2 के बराबर है, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इस सिस्टम के एग्जिस्ट करेंगे। अब हम उन्हें निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आई थी वो यहाँ पर वापस लिखी हुई है। क्योंकि ये थर्ड एंड फोर्थ रो ज़ीरो हो चुकी हैं, अब द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ओनली 2 इक्वेशंस। पहली आएगी फर्स्ट रो से x माइनस 2y प्लस जेड एंड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन आएगी सेकंड रो में से 0x देन 3y माइनस 3z एंड प्लस 4w इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ये आपके 2 ही इक्वेशंस रह गई हैं, लेकिन अननोन्स 4 हैं, इसलिए 2 अननोन्स को हम आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं। अब कौन से 2 अननोन्स को आर्बिट्ररी वैल्यू देनी है ये आपकी चॉइस पे रहता है। यहाँ हमने z इज इक्वल टू k1 एंड w इज इक्वल टू k2, दैट मीन्स z एंड w को आर्बिट्ररी वैल्यूज k1 एंड k2 दी हुई हैं। आप चाहें तो और कोई अननोन्स लेके उन्हें भी आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इन वैल्यूज़ के साथ प्रोसीड करते हैं। अब z इज इक्वल टू k1 एंड w इज इक्वल टू k2 आप लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम 3y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3y आएगा आपके पास 3z दैट इज इक्वल टू 3k1 माइनस 4w दैट इज इक्वल टू माइनस 4k2। इससे आपको y की वैल्यू मिल रही है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालिए, तो x हो जाएगा 2y माइनस जेड एंड प्लस w। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये जो हमने निकाली थी इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया है,
एंड z एंड w की जो वैल्यूज़ हमने ले रखी हैं k1 एंड k2 वो यहाँ रख दिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको x की वैल्यू मिल गई है। अब सभी अननोन्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k1 एंड k2 आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन हो गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये y की वैल्यू और z एंड w की वैल्यूज़। अब यहाँ भी देखिए ये जो सॉल्यूशन आया है, क्योंकि इसमें k1 एंड k2 को आप कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट रहेगा। लेकिन इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं उसकी संख्या हमने निकाली थी, दैट विल बी ओनली इक्वल टू 2। अब इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैसे डिराइव किए जाते हैं वो आप देखिए। ये जो हमने आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ली हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो दो सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए हम z की वैल्यू को नॉन ज़ीरो और w की वैल्यू को ज़ीरो ले लेते हैं। तो हमने z इज़ इक्वल टू k ले लिया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड w को ज़ीरो ले लिया। अब ये आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका पहला लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए आप z की वैल्यू को ज़ीरो ले लीजिए और w की वैल्यू को नॉन ज़ीरो ले लीजिए। तो अगर हम z को ज़ीरो एंड w इज़ इक्वल टू k नॉन ज़ीरो ले लेते हैं और वंस अगेन यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपको दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हैं, लेकिन सिर्फ दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। This ends our discussion on homogeneous linear equations. Thank you for watching.